हर तरफ भीड़ ही क्यों भीड़ नजर आती है। दरीचे हिंद का वो इंसान कहाँ खो बैठा, वो जो देता था पैगाम मोहब्बत का सदा, वो दमे हिंद का सरदार कहाँ खो बैठा। आज हरसू है फिरे भीड़ एक उन्माद लिए, जो दर बदर लिखती है एक दास्तां मौत की, फिर निकल पड़ती है किसी और के इंसाफ को। मगर तू याद रख ए वहशी कि ये अखलाक नहीं, और तू याद रख शाहिद कि ये जुनैद नहीं। ये तो भारत की रूह थी, यही तकदीर हिंद का, जो मिट रहा है मिट जाएगा तो कल क्या होगा। हिंद वीरान और उन्माद का सहरा होगा। किसी मुल्क की ताकत उसकी आबादी होती है, किसी देश की ताकत उसकी प्रतिभाएं होती हैं, किसी देश की ताकत उस देश के नागरिकों की ईमानदारी और अमानदारी होती है, और किसी देश का चरित्र उस देश के शहरियों के चरित्र से बनता है। भारत की ताकत और इसका चरित्र इसकी प्रतिभाओं से बनता आया है। इसे बनाने में ना जाने कितने ही महापुरुषों का योगदान रहा है, लेकिन आज ये अपनी बुलंदी से गिरता जा रहा है। ये आज का भारत है जिसमें कल के हिंदुस्तान की तहजीबें दम तोड़ती जा रही हैं। ये आज का भारत है जिसमें कल के हिंदुस्तान की विरासत मिटती जा रही है। ये आज का भारत है जिसमें कल के हिंदुस्तान का वो वसुदेव कुटुंबकम वाली सोच दम तोड़ने लगी है। मेरा भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है। हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है? क्यों भारत के गांव-गांव की फिजाएं बदलने लगी है? क्यों सिस्टम और कानून पर से भरोसा उठने लगा है? क्यों जुल्म करने वाले अपने सितम को इंसाफ समझने लगे हैं? इंसानियत और भाईचारे की वो विरासत हम कहाँ भूल गए? कहाँ गुम हो गई हमारी हिंदुस्तानी तहजीब? कहीं अखलाक क्यों मारा जा रहा है? क्यों कोई जुनैद भीड़ का शिकार बन रहा है? क्यों कोई इंसान दलित के नजरिए से देखा जा रहा है? कहीं चोरी का आरोप लगता है तो भीड़ इंसाफ के नाम पर मौत का तांडव करती है। क्या ये देश की फिजाओं में घुलते जहर का असर है जो अब लोगों के सर चढ़कर नाश का खेल खेल रहा है? कहीं ये सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से समाज में घुलते भड़काऊ सूचनाओं का असर तो नहीं है? फिर भी सवाल तो इंसानियत का है और सवालों के घेरे में इंसान है, लिहाजा सवाल उठते ही रहेंगे। क्यों हैवानियत पे उतारू है गौरक्षक? क्यों भीड़ खुद इंसाफ पर उतारू है? क्या हमारा कल, हमारी विरासत इसकी इजाजत देता है? क्या कानून इसको ऐसे ही सहन करता रहेगा? हकीकत में ये वक्त की नब्ज है जो तेजी से बदल तो नहीं रही है लेकिन बदली जरूर जा रही है, जिसके पीछे लोगों की मंशा बहुत ही कुटिल है। लेकिन शायद उन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं कि ये ना अखलाक मर रहा है और ना जुनैद मर रहा है, ये ना अलीमुद्दीन है, असल में भारत की तकदीर है। ये आने वाले दौर का दबा कुचला अक्स है जिसे आज की ये थोड़ी सी उग्र आबादी ही कुचलने लगी है। उन्हें शायद मालूम नहीं कि ये अपने भविष्य को ही कुचल रहे हैं। हकीकत में ये चप्पे चप्पे पर मिटता भारत है। ये हमारा मुल्क है जिसे खुद हमारे समाज के कुछ कुटिंत और भटकाए गए लोगों की भीड़ कुचल रही है। ये हालत देखकर न्याय की देवी की रूह भी कांप जाती होगी। हकीकत इसकी भी दुनिया ने देखी है। गौवंश के उग्र रक्षकों याद रखना, देश के उद्दंड नागरिकों याद रखना, ये नसीहत सिर्फ मोदी की ही नहीं है, ये उस भारत की भी है जिसे तुम माता भी कहते हो। इसकी गोद में तुम्हारे जुल्म से तड़प तड़प कर दम तोड़ने वाला हर इंसान इसकी संतान भी है, जिसका दर्द तुम्हें शायद कभी एहसास ना हो सके, क्योंकि सियासी शरारतों ने तुम्हारी संवेदनाओं का इतना दोहन किया है कि अब ये शायद तुम्हारी अपनी औलाद की लाश पर भी ना जागे। याद करो, जब तक रंगभेद और इस तरह की कुंठा अमेरिका में थी, तब तक अमेरिका गुलाम बना रहा। जब तक इस कुंठा के नशे में अफ्रीका रहा, वह इंसानियत के खून से जमीन लाल होती रही और तरक्की की एक किरण भी उस जमीन पर नहीं पहुंच सकी। जब तक अरब और यूनान में ये कुंठा और रंगभेद की शराब नशेमन में सवार रही, वो कुनबों और भटकती भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन जैसे ही इन देशों ने अपने गुनाहों से तौबा की, इंसानियत और भाईचारे की ताकत को पहचाना,
तो तरक्की की वो कौन सी मंजिल बची जिसे हासिल नहीं कर लिया। महज 5-7 दशकों में दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश धरती का नगीना बन गए तो उनकी आधी से ज्यादा की आबादी गैर मुल्कियों से भर गई और वही उनकी ताकत बनी। और हमारा भारत, जिसकी 1.25 अरब की आबादी को इसकी ताकत बनना था, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कुटिलता में उलझकर बौराई भीड़ बन गई। संभल जाइए और याद रखिए कि भारत की आबादी ही इसकी ताकत है, जिसे फिर से विश्व के महाग्राम में मानवता का नया संदेश हम भारतवासियों को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हिंदुस्तान अपने इतिहास और अपने महापुरुषों पर गर्व करता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये काली परछाइयों से दो चार हो रहा है। भारत की गंगा जमनी तहजीब अपनी रवानी से कुछ भटकने लगी है। ये इंसानियत और भाईचारे की राहों से भटकने लगी है। सोच की विरासत संजोने वाली जमीन पर अब कुंठा और कंकड़ पत्थरों से पटने लगी है। शांति के सागर में अब विचारों के ज्वार नहीं उठते। अब इस हिंद में नफरत के उन्माद से उपजी महालहरें चोट पर चोट करती हैं। ये आरोप नहीं, एक डर है जिससे भारत के भविष्य चिंतकों का दिल बैठा जा रहा है। ये चिंता आज समाज को खाए जा रही है कि क्यों सामाजिक सोच की जगह कुछ लोगों के दिमाग में उन्माद भरने लगा है, जो कभी अखलाक तो कभी अलीमुद्दीन, कभी अय्यूब पंडित तो कभी किसी रामाशीष को मौत के घाट उतार देता है, तो किसी महिला को डायन बताकर मौत का तांडव किया जाता है। आखिर कहां जा रहा है देश? क्यों लोगों के सिर उन्माद सवार है? आखिर कब रुकेगा यह भीड़ का इंसाफ? ऐसे धधकते सवालों का देंगे जवाब जिंदगी में कई बेहद खास मेहमान जो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम कौल, आप पूर्व IPS अधिकारी हैं। जस्टिस RB मिश्रा, आप नैनीताल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, आप दलित चिंतक हैं। श्री महंत कंचन गिरी, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। कल्बे रुशैद रिजवी, आप मुस्लिम स्कॉलर और मजहबी रहनुमा हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं आशु मोंगिया, आप गौ रक्षक हैं। आप सभी मेहमानों का जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौतम कौल साहब, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक रिटायर्ड IPS अफसर हैं। आज आप समाज को कहां पाते हैं? बदलते समय के साथ जमाना तेजी से बदला है। इस बदलाव के बीच भीड़ का इंसाफ हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है? मैं इस विचार का हूं कि कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूं कि जो कानून व्यवस्था है देश के कई हिस्सों में वो चरमरा रही है। वो इसलिए भी चरमरा रही है कि पुलिस में जो हुक्मरान हैं वो अपना जो दायित्व है उसको भी ठीक तरह से निभा नहीं रहे हैं। कौल साहब, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो भीड़ का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी जिम्मेदार हैं। जी हाँ, मैं ये मानता हूँ। ये पुलिस वालों की कमजोरी है कहीं ना कहीं। हाँ जी हाँ, ये मैं मानता हूँ। प्रांतीय पुलिस में जो है ये इस तरह की जो है कमजोरी अब जो है ज़्यादा नज़र में आ रही है, क्योंकि पुलिस का जो काम जो है वो पुलिस को नहीं करने दिया जा रहा है। ये जो है राजनीतिक जो दांव पेच होता है उसके अंदर पुलिस को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता और कानून जो है उसमें जो है वो लचक लाने में उनको इस तरह के आदेश मिलते हैं। बहुत बड़ी बात आज यहाँ कह रहे हैं कि पुलिस वाले राजनीतिक दबाव के कारण अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाते हैं। ये गलत बात है। इंसाफ की शक्ल में राजनीति हो रही है। जी हाँ, आपके पास आ जाते हैं मिश्रा जी। आप बताएं कि किसी देश की व्यवस्था में कानून और अदालत का क्या रोल होता है? कानून किसी समाज के लिए कितना अहम होता है? फिलहाल जो उन्मादी भीड़ अक्सर दिख जाती है, इसके लिए कानून में क्या सजा है? कोई देश या प्रदेश अपने संविधान के दायरे में चलेगा। संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। फर्स्ट सूची, सेकंड सूची या थर्ड कॉन्करेंट सूची है। ये यूनियन की लिस्ट है। जैसा कौल साहब ने बताया, ये लॉ एंड ऑर्डर ये आपका स्टेट का सब्जेक्ट है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इसकी बड़ी खूबियां हैं
लेकिन आज प्रजातंत्र भीड़ तंत्र यानी डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंडली लेकिन मिश्रा रिलेशन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ भी कौल साहब ने उठाया था कि अगर पुलिस वाले ही भीड़ के सामने घुटने टेक दें तो ऐसे में कानून की रक्षा कौन करेगा? देखिए, अब न्यायपालिका जहां तो सवाल है, देखिए 3 अंग हैं। जब कोई केस ऑफेंस, जब कोई कार्यवृत्ति, जब आपके इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अंदर आएगा, कोई अपराध होगा, उसका संज्ञान लिया जाएगा या FIR दर्ज होगा, तब उसके बाद न्यायपालिका आती है। देखिए, न्यायपालिका अपना पूरा काम यानी कर जब रही है। भीड़ अपना इंसाफ कर चुकी होगी उसके बाद न्यायपालिका का काम शुरू होता है। देखिए, न्यायपालिका अपने आप वहां दखलंदाजी करने नहीं जाएगी। पहले सवाल यहाँ यही आता है कि कहा जाता है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। इसी सोच के साथ इतिहास में भीड़ का इस्तेमाल बड़े बड़े नरसंहार करने के लिए हुए हैं। देश में आज की ये छोटी मोटी भीड़ कहीं उसी दौर की ओर तो नहीं जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, कारण क्या है, लोगों में असहिष्णुता इतनी ज्यादा, टॉलरेंस इतना कम बढ़ गया, इतना कम हो गया है। लोगों को देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो कम हो गया है। समाज के प्रति जो उनका जो वो कर्तव्य है वो उसकी जानकारी नहीं है। केवल लोग अपने अधिकार में अंधविश्वास के प्रति, और ये नहीं समझते कि हमारा राष्ट्र केवल ऐसे नहीं बना है, विभिन्न जातियों, विभिन्न आपके कर्तव्य और अधिकारियों से सब बना हुआ है। लेकिन सर, कानून क्या कहता है? जो फर्जी गौरक्षक ढूंढ रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करी जा रही है। कहीं संविधान में, कहीं किसी हमारे जो व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अहिंसा भी साथ साथ इंडिकेटिव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में कहीं नहीं गई है। यहां गॉड नहीं कहा गया, केवल ओथ लेते समय गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड कहते हैं। यहां हैप्पीनेस नहीं कही गई है, स्पिरिचुअलिटी नहीं कही गई। लेकिन हमारे संविधान की जो मूल संरक्षण जो की गई है उससे निकलता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी का ध्यान रखना है। हमारे चाहे माइनॉरिटी या हमारे साथ गौरक्षक यहाँ पर मौजूद आशु मोंगिया जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशु जी, आप बताएं कि भीड़ आज जो उन्मादी बनी फिरती है, कल तक ये भी देश के शांत और सभ्य नागरिक थे। इनकी सोच में ये बदलाव कहां से आ गया? लोगों के दिमाग में उन्माद भरने के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? पहली बात तो ये है कि ये जो गौरक्षक वर्ड बोला जा रहा है कि गौरक्षक ये कर रहे हैं, गौरक्षक ये नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों के अपने कार्यकर्ता हैं जो अपना ऑब्जेक्टिव्स के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए ये घटिया चालें जो चल रहे हैं, ये नेता लोग चल रहे हैं। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर में जो गोलियां चलवाई गई गौरक्षकों पे और संतों के ऊपर में, जिसमें गायें भी मरी थी, उन लोगों के ऊपर में शुरू से किस पार्टी को प्रॉब्लम रही है, कौन ये सब खेल खेल रहा है? जो हम लोग हैं, थोड़ा नासमझ लोग हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल। अब जरा खुल के बताएं किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। इस समय जानबूझकर एक गेम चल रही है कि कैसे किया जाए टारगेट, जबरदस्ती, कभी दलित भाइयों के ऊपर में हमला, कभी मुस्लिम्स के ऊपर में हमला, हर चीज के ऊपर। आशु जी, अगर कांग्रेस ही पीछे लगी हुई है तो मोदी जी को, हाँ जी, योगी जी को जी, क्यों ये कहना पड़ गया मंच से जो फर्जी गौरक्षक घूम रहे हैं वो सुधर जाएं? बिल्कुल, तो फर्जी गौरक्षक है ना इनके जो है पार्टियों के विपक्षियों यानी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो फर्जी गौरक्षक हैं, जो भीड़ जो हत्या कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आप मुझे ये बताइए कि गौरक्षा का मामला कब से चल रहा है, कितने सालों से चलता आया? आज तक तो इस तरह से कभी हुआ नहीं कि कभी भी आज तक किसी को मारा पीटा नहीं गया या कुछ नहीं हुआ। आपने ये साफ तौर पर आज प्राइम न्यूज के मंच पर कह रहे हैं कि जो भीड़ दिख रही है उसमें एक भी कार्यकर्ता गौरक्षक नहीं है, ये साफ तौर पर आप कह रहे हैं? बिल्कुल है जी। ये सो कॉल्ड गौरक्षक जो है ये पॉलिटिकल पार्टियों के अपने कार्यकर्ता है, अपने गुंडे है जो इन लोगों ने ये करा है। इसीलिए टारगेट ये हो रहेगा, टारगेट में आप मुस्लिम्स को या दलित भाइयों को कोई ये नहीं है। तो फिर उसके अंदर में ये कह देना कि जी गौरक्षकों ने मुसलमानों को सिर्फ टारगेट लिया हुआ है या दलित भाइयों को लिया हुआ है, तो भैया अगर वो है तो ये जो हिंदू तस्करी कर रहे हैं उन लोगों को क्यों नहीं मारा गया? तो वो गौरक्षक नहीं कर रहे, ये नेता लोग कर रहे हैं कि जानबूझकर किसी मुसलमान को मार दो, हिंदू मुस्लिम करवाओ और ये सिविल वॉर करवाया जाए, ये नाटक किया जाए, ये पॉलिटिकल। आशु जी, एक बात आप बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कोई भी भीड़ कह रहा हूं, अगर कोई ये कहती है कि हम गौरक्षक हैं, गौरक्षा की कार्यकर्ता हैं, गाय की रक्षा करते हुए ये भीड़ तंत्र इंसाफ कर रही है, तो वो गौरक्षक नहीं है। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अनिल जी आपके पास आते हैं। आप बताएं कि आप दलित चिंतक हैं, आपको लगता है कि दलितों के साथ हमारे समाज में न्याय या इंसाफ नहीं हो पाता? भीड़ के इंसाफ में दलितों को इंसाफ मिलने की राहें मुश्किल होती हैं। दलितों की मौत को महज
एक दुर्घटना करार दे दिया जाता है, चाहे वो सहारनपुर का सबीरपुर गांव ही क्यों ना हो। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा, जैसा कि जस्टिस आर.बी. मिश्रा जी ने कहा कि आज डेमोक्रेसी है जो मोबोक्रेसी में बदल रहा है। चाहे दलित समाज की बात हो, आदिवासी की बात हो, मुस्लिम बात हो, जितने मार्जिनलाइज सेक्शन है, इसको डेमोक्रेसी ने ही राइट्स दिए हैं। इसलिए आज जो लोग भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में बदल गया है, ये वो लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है कि सत्ता जो है वो अगर हम सीएम बनेंगे तो किसी न किसी को लूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इनकी बात को खंडन करना चाहूँगा। और मैं आना चाहूँगा अभी जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये हमसे पहले के स्पीकर और सिर्फ इस टीवी पे नहीं, बहुत सारे दूसरे टीवी आर्टिकल्स में जो कहे जा रहे हैं कि इनकी कोई आइडियाज़ नहीं है या किसी से प्रभावित नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी जो भीड़ होता है वो सिर्फ भीड़ नहीं होता है, उसकी एक मानसिकता होती है। और आप देखिए कि वो वायलेंस के लिए एकदम से सडनली तैयार नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। ये बहुत दिनों से इस देश में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, उनके प्रति नफरत पैदा किए जा रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं ये उसका रिजल्ट है। और इसके रिजल्ट का एक कारण ये है कि ये उन राज्यों में ज़्यादा है जहाँ पे कि सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही सरकार है, और उन्हें लगता है, भारत में एक बहुत फेमस कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसे फ्रेंच आर्मी कहते हैं। फ्रेंच आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक आइडिया से उस एक पर्टिकुलर सोसाइटी को ट्रेन करते हैं, मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि ये सही है और ये गलत है, और जब उसे मौका मिलता है तब उसमें भार आता है। और ये जो मॉब लिंचिंग है भारत में कोई नई बात नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुए थे, वो भारत में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, तब दिल्ली में फ्रेंच आर्मी उसको कहेंगे, वो उसमें सिख लोगों को टारगेट किया गया। उसके बाद से 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, उस समय ये भीड़ तंत्र ने काम किया। इसलिए भीड़ तंत्र बिल्कुल नई नहीं है। डायन की बात आपने की, डायन अगर आप इस पर बहुत सारे स्टडीज़ हो चुके हैं, स्कॉलरली स्टडीज़ हो चुके हैं। डायन कह के सिर्फ उन्हीं औरतों को मारा जाता है जिनके पास प्रॉपर्टी होती है और उनका कोई नहीं होता है। जैसे अगर उनका बेटा ना हुआ या हस्बैंड ना हुआ या उनके कोई, या फिर कमज़ोर हुआ, कई बार होता है हस्बैंड है, बेटा भी है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। झारखंड में ज़्यादा हुए हैं डायन के नाम पे हत्या। ऐसे किसी औरत को डायन के नाम पे नहीं मारा गया है जिनके पास प्रॉपर्टी ना हो। सवाल ये है कि मैं किसी को मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोसाइटी में एक जो ऐसा नहीं, ये तो लांछन लगाना हो। देखिए मैं बताऊंगा आपको, मानसिकता तय की गई एक है, व्यवस्था है, बार-बार जैसे पार्लियामेंट की एक लैंग्वेज होती है, वैसे कोर्ट की एक लैंग्वेज होती है। पूरे दिल्ली में न्यायपालिका को अगर हर जगह जो है चाहते हैं तो मैं नहीं सुनना चाहूंगा। गौ माता को राष्ट्र माता पढ़ाते समय आप ऐसी चीज पढ़ाएंगे जो देशद्रोह की बात है। सर ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ तो ये कहने में क्या दिक्कत है? गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिखना है, कोई मुस्लिम टारगेट नहीं हुआ ना, कोई दलित टारगेट साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। अखलाक की हत्या के मामले में तो बीफ की अफवाह एक खास स्थान से फैलाकर भीड़ को उन्मादी बनाया गया था, लेकिन अब आए दिन भीड़ उन्मादी हो जाती है। क्या इसके पीछे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाया जाने वाला भड़काऊ संदेश तो नहीं? देखिए, कोई भी मुल्क दो ही चीज़ों से चलता है। एक का नाम है इंसानियत और दूसरे का नाम है कानून। कानून और इंसानियत दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। जिस मुल्क में भी कानून की पैरवी में कमी आ जाए या इंसानियत में कमी आ जाए, उसका सुतून डामाडोल हो जाता है। जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम जितना जतन करेंगे, इंसानों की ज़िंदगी उतनी महफूज रहेगी। डेमोक्रेसी के सामने एक चीज़ बोली जाती है जिसको मोबोक्रेसी कहा जाता है। मोबोक्रेसी में एक आदमी फैसला नहीं करता, कई लोग फैसला करते हैं और मकान जला देते हैं। 1 लाख आदमी मिलकर अगर एक मकान जला दें तो उनका मकान जलाना कभी सही माना नहीं जाएगा। मोहसिन, इस मुल्क को उन लोगों की ज़रूरत है जो पार्टी और नज़रियों से ऊपर उठकर सिर्फ देश और देश की धरती के बारे में सोचें, क्योंकि अगर मकान बचा रहेगा तो मकान वाले बचे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि एक मकान की एक दीवार गिरा दी जाए और वो मकान फिर भी सालिम माना जाए। लेकिन क्या वजह क्या आपको नजर आती है इसके पीछे, कि ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं, भीड़ का जो इंसाफ है, पहले भी होते रहे हैं, समय समय पर हमने देखा है, लेकिन पिछले अगर 1-2 साल के हम वाकये देखें तो ये कहीं ना कहीं इनकी तादाद बढ़ती जा रही है।
क्या इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए, जैसे कि अभी बातें यहां निकल कर आ रही हैं, अलग अलग पार्टियां जिम्मेदार हैं, या कहीं ना कहीं समाज के बीच में ही घृणा का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि समाज के जो अंदर के जज्बात हैं वो खुलकर बाहर आने लगे हैं और भीड़ की शक्ल इख्तियार करने लगी हैं और वो इंसाफ करने लगे हैं? मुझे बहुत अच्छी तरह ये लगता है कि अगर हम सारा ठेकरा सियासत मदार पे फोड़ दें तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर बहकाने वाला बहका रहा है तो समझाने वाला समझा क्यों नहीं रहा है। एक लड़के के कई दोस्त होते हैं जो उसे सिनेमा तक खींच के ले जाते हैं और कई दोस्त होते हैं जो उसे पढ़ाई और किताब तक खींच के लेके जाते हैं। ये तो लड़के के ऊपर है कि वो सिनेमा हॉल जाके अपना वक्त ख़राब करता है या फिर पढ़ाई लिखाई में अपना टाइम लगाता है। मुझे लगता है कि समाज के वो बड़े लोग जिनकी ज़बान में कुछ असर है, जिनके कैरेक्टर में कुछ असर है, जिनकी कलम में कुछ असर है, अगर वो सियासी गलियारों के लालच से अपने आप को ऊपर उठाकर और वाकईन अपने समाज को मुस्लिम समाज और हिंदू समाज ना समझकर, दलित समाज और ब्राह्मण समाज ना समझकर, हिंदुस्तानी समाज की सभ्यता की हिफाजत के लिए अगर वो ज़बान और कलम का इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए इस मुल्क में आज भी मकान में पनाह देने वाले बहुत लोग हैं और मारने वाले बहुत कम लोग हैं। ये अपने बात मैं एक चीज आपसे बात बोलूंगा, आपने ये चीज बोली समझाने वाले, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग एक समझाने के लिए आप मेरे साथ बंगाल चलिए, जो वहां पर मुस्लिम्स लाखों की संख्या में एक दिन बकरी ईद के दिन में गायों की कुर्बानी करते हैं, उन लोगों को समझाने के लिए आप लोग चलिए दिल्ली से। वहां पे तो आप ही का शाही इमाम जो था अभी हट गए हैं, नरूर रहमान बरकती। सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट बैन किया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने परमानेंट बैन किया, जजमेंट है किया। एक सेकंड अनिल जी, आपको मालूम नहीं है, आप चुप रहिए। अनिल जी आप चुप रहिए, उस चीज को आप लोग आगे बढ़िए, वहां तो कोई मुस्लिम से नहीं मानता। मैं कह रहा हूं चलिए, लोगों ने जो गलत किया, मारा, मुस्लिम को टारगेट लिया, ये चीजें गलत है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है। लेकिन आप लोग आगे बढ़िए, क्यों कह रहे हैं? ये तो मनोहर पर्रिकर जी गोवा में कह रहे हैं, गोवा में क्या हो रहा है? आशु जी, गोवा में क्या हो रहा है? केरल में भी कमी नहीं होने देंगे। अगर गोवा के अंदर में भी मैं बता देता हूं कि गोवा के अंदर में भी मुस्लिम्स ने कहा कि हमें कुर्बानी की दिया जाए, परमिशन दी जाए। आशु जी, आशु जी, आशु जी, क्योंकि हिंदू आशु जी, वाले जी, आशु जी, आशु जी, ये चीज नहीं है, उसके अंदर गोवंश की कुर्बानी के खिलाफ भी कहना चाहिए। आशु जी, जिसको आशु जी, मनोहर, आशु जी, आशु जी, से आगे बढ़ना चाहिए। आशु जी, से बात कीजिए ना, कलकत्ता मैं मानूंगा गोवा में चले जाइए, गोवा में भारत की जो है ना, कुर्बानी के खिलाफ गोवा में और इसी देश के कानून, रक्षा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और हाई कोर्ट की जजमेंट का अनुपालन करवाने के लिए मुस्लिम समाज आगे बढ़े। जी बिल्कुल। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जस्ट एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो है आप जो बात कर रहे हैं, मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। किरण रिजिजू जो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, अठवाले जी का बयान था। अनिल जी, उनकी स्टेटमेंट से हम गाय तो नहीं कटवाए। नहीं, आप अब मैं उनकी बात कर रहा हूं ना, सरकार है ना, सरकार है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसका डिनाई थोड़ी हो जाएगा। आप तो बात गलत कर रहे हैं कि आप कहानी मतलब कि वहां पर आपकी तरफ से छूट है कि हाजी आओ जितनी मर्जी गाय काटो। मैं एक शेर पढ़ दूं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप एक शेर की जगह क्या 500 शेर पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो हैं, गाय आपके लिए शेर लिखा गया है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। मैं शायर का नाम भूल रहा हूं, लेकिन बहुत सही उन्होंने कहा है। आप खासकर मुझे लगता है आपके लिए कहा नहीं तो हम अपनी आस्था पे चोट पहुंचवाए क्योंकि अनिल जी एक शेर पढ़ रहे हैं। गाय कटवाए क्योंकि अनिल जी को पसंद है, सॉरी गाय कटवाए अनिल जी को पसंद है, सॉरी टू से अनिल जी, ये बातें आप जेएनयू में जाके करिएगा, वहां पर सही रहेंगी। ये जेएनयू के अंदर ही रखिए। गोवा में भाजपा की सरकार, गाय के ऊपर मत सोचो आप। गोवा में भाजपा की सरकार, आप लोगों को जेएनयू जवाब लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन अच्छा कर दिया जवाब कि ले कुर्बानी गाय की वहां पर जवाब ले ले, पार्टी नहीं होगी। बिल्कुल जी, अंशु भाई आप अब जवाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रशूदी जी जवाब दीजिए। संगीत सोम के बारे में कुछ बोल मेरा दीजिएगा। नाम है और मेरे ख्याल से शायद हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये बिल्कुल हमारी जी। अपनी बदनसीबी है। मगर मैं आपसे कह दूं कि भाई टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो पब्लिक के हाथ में है कि वो कितनी आवाज़ में सुनना 100% चाहे। है। सच बात धीरे से भी बोली जाती है तो उसे लोग सुन लेते हैं। फ़ारसी में एक बहुत खूबसूरत कहावत है कि जो पानी तेज़ी से बरसता है वो नालियों में बह जाता है, और जो पानी धीरे धीरे ज़मीन पर आता है वो फसलों तक पहुंचता है। सच्चाई ये है मेरे भाई कि ये बात और ये मौजू ये था कि भीड़ का इंसाफ। बिल्कुल, भीड़ ने गाय को नहीं मारा, भीड़ ने इंसान को मारा है। तो सबसे पहले हम उस इंसान की इज्जत, उस इंसान का राइट्स ऑफ लिविंग, उस इंसान का हिंदुस्तानी कनेक्शन और उस हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी
प्यार का चर्चा करें। जहाँ तक रहा गाय का सवाल, तो मैं शिया इस्नाशरी हूँ। हम गाय का एहतराम करते हैं और सिर्फ आप ही उस गाय के सुरक्षा के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। आपको जानकारी नहीं है शायद, चाहे स्वामी रामदेव का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी का ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे गौ बचाने का जो आंदोलन है उसके कई ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर की हैसियत से काम करता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस है मुझे, आपने बहुत दिल खोल के कहा कि 90% लोग जो थे वो हिंदू थे जिन्हें हमने गिरफ्तार करवाया, तो जो दूसरे गाय को मार रहे हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। मैं बड़ा आपसे प्रभावित हो रहा था, पर मैं आपको एक बात फिर कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान में गाय मुद्दा नहीं है, इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जान मुद्दा है। आपको तय करना है कि हिंदुस्तान की जान मुझ में, आप में बसती है या बकरीद के बकरी या गाय में बसती है, और ये फैसला आपका सिर्फ आपको संतुष्ट नहीं करेगा। वर्ल्ड कम्युनिटी आपको देख रही है कि आप क्या फैसला ले रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं है कि अगर ब्राह्मण को कश्मीर में मारा गया तो वो गलत था, मुसलमान को जम्मू में मारा गया तो वो गलत था, बिहारी को महाराष्ट्र में मारा गया तो वो गलत था, बिहारी को आसाम में मारा गया तो वो गलत था, यूपी वालों को राजस्थान में मारा गया तो वो गलत था, पंजाब में अगर किसी मजदूर की रोटी छीनी गई तो वो गलत था। हम इंसानी कदरों की बात करें भाई। आपको राज्यसभा में नहीं जाना, मुझे एमपी नहीं बनना, इनको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, तो कम से कम हम देश को वो रास्ता दिखाएं जो देश के सुनने वाले को अच्छा लगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर गायों की सुरक्षा करें, गायों को जितना चारा खिला सकते हो खिलाएं, उनकी पूरी नस्ल को बचाएं, हम सब आपके साथ हैं। मगर भाई इंसानों का क्या? तो इस वक्त बहस में मुझे लगता है भीड़ का प्रहार इंसानों पे होता है, चाहे वो किसी जाति के लिए हो रहा हो। गाय तो मुद्दा ही नहीं है, गाय को लाया जा रहा है मुद्दे में। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं कि आप लोग यहाँ बैठ के गौ माता पर चर्चा करें। मैं सिर्फ सिंपल एक बात, मैं नहीं रोक रहा हूं, एक सेकेंड, मैं देखिए किसी की बात में कभी दखालत नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब हेल्दी लोग बैठे हों तो हेल्दी सोच समाज में जानी चाहिए, और मुझे लगता है आप जैसे लोग ज्यादा पहुंचा पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुल्क को मजबूत कानून की जरूरत है, और कानून मजबूत होगा तो हम सब सही रहेंगे। वरना माफ कीजिएगा, बकरीद के नाम पे कोई दूसरा कट जाएगा, दिवाली के नाम पे कोई तीसरा कट जाएगा। हम ब्रेक पर जाएं क्योंकि ब्रेक का समय हो गया, लेकिन उससे पहले कंचन गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, बहुत देर से आप बातें सुन रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। आप बताएं कि देश के बदलते माहौल को आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह के उन्माद दूसरे कई देशों के इतिहास की याद दिलाता है। ये हमारे देश को किस तरह के नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया में आप देखेंगे गाय के जो है सिर को धड़ से अलग करते हुए सोशल मीडिया में डालते हैं, और जिससे कि लोगों के मतलब दिलों और दिमाग पे ये उतरे, उनके अंदर जज्बा और खून खोले और खून खराबा करे। तो मेरा ये कहना है कि भीड़ कौन इकट्ठा करता है? भीड़ वो लोग इकट्ठा करते हैं कि एक भीड़ के माध्यम से हम कोई राइट करा सके हिंदू और मुस्लिम के बीच में। जाति हमने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है कि जाति के जरिए भीड़ इकट्ठा करो, और जितनी भी नुकसान देश का, राष्ट्र का व्यक्तिगत एजेंडा है, व्यक्तिगत एजेंडा है, राष्ट्र का नुकसान कर सको, राष्ट्र का जितना नुकसान हो सके वो करो अपने पॉलिटिकल मुद्दे को लेके। तो ये जो है हमें एक जागरूकता अभियान करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं, आप देखेंगे कोई भी एजुकेटेड लोग नहीं होते उस भीड़ में। बहुत जो जिनको रोटी एक टाइम की नहीं मिलती है, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनको बिल्कुल उनके ब्रेन वॉश करके उनको इकट्ठा किया जाता है और इस तरह की घटनाएं को अंजाम दी जाती है। कंचन जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर करी। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, अभी कहीं मत जाइएगा, बस फौरन आ जाइए।
अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। घर हो अपना तो शहर लगे अपना। मां एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं नेचुरल ग्रीन सिटी। 20 एकड़ का आधुनिक टाउनशिप मात्र 4,25,000 में मिनी बंगला साथ ही प्लॉट भी। टाटा हाईवे से मात्र 900 मीटर की दूरी पर नामकुम रांची में संपर्क करें। मां एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर्स, टीए डिवीजन के समीप, गोल चक्कर, दुर्वा, रांची। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी। नकालों से सावधान रहें। ग्रोमेट देख कर खरीदें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी। नकालों से सावधान रहें। ग्रोमेट देख कर खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आशु मोंगिया जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से गौरक्षा के नाम पर हो रहे उन्माद और गुंडागर्दी करने वालों को फटकार चुके हैं। बावजूद इसके ये सब कुछ तेजी से फैल रहा है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, पहली बात तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, 3 बार दिया, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। 3 बार दिया अभी तक, 3 और सही दिया। मैं तो पहले भी हर बार बोला कि जी मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि इस तरह से गलत हो रहा है। दुकानदारी गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने चला रखी है और जो चला रखी है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन चीज है। लेकिन एक चीज और प्रधानमंत्री जी को जोड़नी चाहिए थी, वो ये थी कि जो बूचर्स हैं, जो गोवंश तस्कर हैं, उनके लिए भी 2 शब्द बोल दिए होते तो बहुत अच्छा होता। ये चीज होनी चाहिए थी, वो जो अभी तक हुई नहीं है। देखिए, ऐसा मेरा ये कहना और है। एक चीज और, ये जो सोशल मीडिया का आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, साइबर क्राइम को एक्टिव होना चाहिए। जो इस तरह से ये दंगे फैलवाने के लिए या उल्टी सीधी पोस्टर डालने वाले और ये लोग हैगे हैं, सोशल मीडिया पे नजर रखनी चाहिए पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि उसके अंदर भड़काऊ मामले आ रहे हैं काफी, लेकिन जो ये भड़काऊ मामले पोस्ट कर रहे हैं, जो ये चीजें कर रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरी और जांच और मुकदमे लेकिन कार्रवाई नहीं होती। चाहती हूँ जो भीड़ में जिनकी हत्या कर दी जाती है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में कि इस तरह के लोग स्टेप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हमारा कानून संविधान इतना कमजोर है कि कई ऐसी हत्याएं हो चुकी है भीड़ के अंदर, जिसके ऊपर थोड़ी टाइम जेल में ले जाके छोड़ देते हैं, फिर बाहर छूट जाते हैं, फिर वही भगदड़ मचती है, वैसे ही लोगों की जान जाती है। जब इस तरह का कानून एक बन जाएगा तो उससे लोग जो ये भीड़ में इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके और हत्याएं कर रहे हैं गौ रक्षा के नाम से और कोई जाति के नाम से या डाइन के नाम से, जब उसे फांसी की सजा होगी, क्योंकि एक हत्या तो हत्या है और हत्या, और जो वहां पे तमाशा देख रहे हैं लोग, उनके ऊपर भी सजा होनी चाहिए कि जो भीड़ में लोग सम्मिलित हैं उनको, उनके ऊपर भी कानूनी। इसके बारे में कौन साहब से पूछ लें? एक सेकंड, एक चीज है, ये खाली ये जो हत्या के ऊपर नहीं, मारना भी अलाउड नहीं है। ये नहीं कि आप बंदे को अधमरा करके फेंक दो कि मरा नहीं है, हत्या नहीं है। जो इस तरह से क्राइम कर रहा है वो। तीसरी चीज
कि जिस एसएचओ के एरिया में ये हो रहा है, पहले तो उस एसएचओ पे कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर तेरे यहां से तस्करी हो रही थी, जा रही थी, तुम लोग क्या सो रहे थे? चाहे वो अभी एसपी, एक सेकंड मैं बता देता हूं, चाहे अभी राजस्थान के एसपी, चले कौन साहब से राजस्थान के एसपी टिप्पणी कटारिया जी कह रहे हैं कि जी वो तस्कर था पहलू खान, तो आप लोग क्या कर रहे थे पहले? इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने जो है एक नया प्रयास शुरू किया है और ये जो आने वाले जो हैं जो सत्र है पार्लियामेंट का, उसमें एक नया एक्ट जो है वो लाने का विचार रहा है। और ये जो एक्ट आएगा, जो ड्राफ्ट एक्ट बन चुका है, उसमें यह है कि जो भी भीड़ इस तरह की हरकतें करेगी, लिंचिंग करेगी, और चाहे वो आदमी जो है विक्टिम जो है मरे या ना मरे, ये जैसे कि आज यहाँ ये भावना जो प्रकट हो रही है, वो उम्मीदें रखी जा रही हैं, तो ये जो है उसके अंदर आजीवन कारावास की जो है प्रथा सुनने में आई है कि वो उस बिल में रख रहे हैं। और वो बिल जो है अगले विंटर सेशन में जो है वो पार्लियामेंट में पेश होगा और उम्मीद है कि उस पर जो है पार्लियामेंट वाले जो हैं वो अपना आशीर्वाद देंगे। तो ये जो है ये एक नया एक विचार आया है, जबकि और कानून हैं, पर चीज ये है कि जो अभी कानून है उनको क्यों नहीं आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक तरह से? उसमें तो दुविधा नजर आ रही है ना, दुविधा कुछ नहीं है, दबाव में कानून अपना काम जब वो मुझे तो यही उम्मीद लग रही है कि नया एक्ट भी जो आएगा तो उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं कानून तो लाचार नजर आ रहा है। यही बात निकल कर आ रही है। आपने ही बताया कि पुलिस वाले राजनीतिक दबाव में रहते हैं। जज साहब बता रहे हैं कि कानून अपना काम, न्यायपालिका अपना काम तब करती है जब घटना हो चुकी होती है, एफआईआर होती है, और एफआईआर के बाद जो मामला है वो कोर्ट के अंदर जाता है। तो आम नागरिक जाए तो जाए कहां? मोहसिन जी, मैं कहना चाह रहा हूं, समस्या वो नहीं है कानूनी समस्या जो जिसकी बात की जा रही है सजा की, वो बात नहीं। मैं पहले शुरू से कह रहा हूं कि एक जो नफरत की भावना जो फैलाई जा रही है, जो सामाजिक रूप से, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ पे धर्म की विविधता है, जाति है, प्रदेश है, बहुत सारी विविधता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं। मैं 4-5 एग्जाम्पल देना चाहूँगा कैसे जो सत्ता में बैठे, जिनके पास पावर होती है, मीडिया होती है, वो कैसे प्रोपोगेट करते हैं नफरत फैलाने में। अब मैं एक रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा कि ट्रंप जो यूएस में जीते, वो बार बार राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे यूएस में, बार बार बोल रहे थे कि जो यूएस की जॉब है इंडियन छीन रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? आप इसके बाद देखते हैं कि यूएस में कई इंडियंस पे अटैक हुए, उससे पहले अटैक नहीं हो रहा था। इसके पहले का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, 4-5 साल पहले का, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां भी नेशनलिज्म के नाम पर इंडियन स्टूडेंट्स को पीटा गया। ओबामा जब प्रेसिडेंट बने तो चूंकि वो ब्लैक थे और एक पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना, आपने देखा यूएस में वायलेंस हुए अगेंस्ट ब्लैक्स। उसके बाद में सबीरपुर का अपना नाम लिया था। सबीरपुर में भी जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, वो राजपूत फैमिली से आते हैं, और यहाँ पे सबीरपुर के कॉन्फ्लिक्ट का एथनिक ग्रुप देखिए, जो अटैकर है वो राजपूत है। सिर्फ राजपूत नहीं है, बल्कि फूलन देवी का जो हत्यारा शेर सिंह राणा है, वो भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। और उसमें केमिकल्स, मैं वहाँ गया था, बाकी हमारे फ्रेंड्स थे, फॉरवर्ड प्रेस के लोग भी गए थे, तो केमिकल का यूज किया गया जो कि इन जनरल आर्मी के पास होता है। आप सोचिए उनके पास आ गया। अगला एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जो कि यहाँ सोशल मीडिया की बात जो बोली जा रही है, हमें एक स्पॉन्टेनियस सही लगता है कि सोशल मीडिया में दुष्प्रचार हो रहा है, लेकिन अगर मैं गहराई से देखूं तो सोशल मीडिया की वहाँ गलती नहीं है। मैं इसको एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भारत में अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज है, और भारत सरकार ने भी कानून बनाया है कि आप लड़का लड़की सेक्स चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लड़कियों को मार दिया जाता है जब पता चलता है गर्भ में लड़की पल रही है। कहा यह जाता है कि इसके लिए अल्ट्रासाउंड जिम्मेदार है। अल्ट्रासाउंड जिम्मेदार नहीं है। अल्ट्रासाउंड जिम्मेदार होता तो अल्ट्रासाउंड का आविष्कार जिस यूरोपियन कंट्री में हुआ, और सबसे ज्यादा जो है मेडिकल साइंस में यूरोपियन कंट्री और यूएस में इस्तेमाल हो रहा है। आप यूरोपियन कंट्री के किसी भी देश का सेक्स रेशियो देखिए, वहां लड़कियां ज्यादा है, अमेरिका में लड़कियां ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि बाई नेचर लड़कों से लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है। मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि भीड़ को उकसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए मिश्रा जी, आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो भीड़ है वो कहां से आती है, कैसे मैनेज होती है, और घटना के बाद कैसे वो गायब हो जाते हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है, तो क्या ये सब कुछ सुनियोजित होने की तरफ इशारा नहीं करता? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले चीज़ हमारी बुनियादी जो शिक्षा है उसमें कमी है।
हम एक अच्छे नागरिक, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सबको सुन लिया, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आप इसको दीजिए। आप सबसे पहले मैं आप सबके भ्रम को दूर करना चाहता हूँ, हमारा कानून सब बहुत सशक्त है। ये जरूर था ब्रिटिश समय से जो कानून बना था उसमें ऐसे कुछ थे ऑब्सोलीट थे, बहुत सारे 1100-1200 कानून जो है वो रद्द कर दिए गए, वो प्रभावकारी नहीं थे। ये भी मैं बताऊंगा वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांगेस्ट जुडिशरी है। यहाँ के जजेस जितना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नीचे के जुडिशरी का रेक्टिफिकेशन ऊपर हो जाता है, उसी अदालत में हो जाता। अपील सिस्टम, अपीलेट सिस्टम इतना ज़्यादा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब लोग इंडिपेंडेंट हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है, बैठे हुए जज हम एक दूसरे से डिफर करते हैं, अपनी वर्डिक्ट देते हैं। आपको ये समझना होगा, आप कानून के दायरे में, मैं ये बताना चाहूँगा, आप जो है, हमारा ऋग्वेद कहता है मनोरभवर, इंसान बनो, इसको कोई नहीं काटता है। ये कहा जाता है कि हम संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो वनांसि जानताम, क्या है, साथ साथ चलें, साथ साथ विचार विमर्श करें और एक मत से काम करें। सर पुरानी किताबों का हवाला मत देखिए, दीजिए, हवाला नहीं, आप मनुस्मृति देखिए, भी सुनना सुनिए करिए। राजस्थान किसी तरीके से चाहता है। अब आप देखिए, सब कुछ बताया गया है, आप चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, वैसा ही आपका विचार होगा, आचार होगा। इसीलिए कहा गया है जैसा ऊंचा विचार हो वैसे ही आचार होगा। अगर आप ईर्ष्या द्वेष करेंगे, क्रोध करेंगे, तो आप बुद्धि आपकी नष्ट होगी। सारी चीज देखिए, धर्मशास्त्र के अंदर ही आपके संविधान की संरचना की गई है, सारे अच्छी बातें आपको ले आके उसमें कहा गया है। अच्छा मिश्रा जी, आपको कर्तव्य बताया गया, तब अधिकार आएगा। इससे हटकर मैं एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ लेना चाहता हूँ, कौन साहब आपसे भी दोनों जो बेहतर जवाब दे सकें। किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य के साथ, किसी जानकार के साथ अगर इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो कानून में उसे क्या अधिकार है, वो उसके बाद क्या कर सकते हैं उसके परिवार? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, सारे जो नियम विधि विधान बताए गए हैं, जितने आपके जैसे इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, जो भी ऑफेंसेस हैं, क्यों पेनल कोड बना? देखिए, एक जब राम राज्य की कल्पना थी, या अतीत में हमारे धर्मशास्त्र में, या जो भी इतिहास में हमारा साक्षी है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। राज धर्म था, वो फैसला देता था, वो सब धर्म सम्मत होता था, इसलिए कि आप नीचे और आपकी गति जो है अधोगति ना हो, आप हमेशा सही सही काम करें। अगर इंसान सही सही काम करता है, अपने नैतिकता से काम करता है, तो कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं कि जो आप चाहते हैं कि भाई धर्म विरुद्ध है, या नीति के विरुद्ध है, या आपको इंसानियत से गिराती है, तो वहीं देखिए आपका इंडियन पेनल कोड में सारी चीज परिभाषित है। एक दूसरा बताया गया है कि देखिए क्या है अनलॉफुल असेंबली, क्या है एथिक्स, क्या है नेथिक्स, और वो अनएथिक्स। उसके दौरान अगर कोई काम करेंगे तो इमीडिएटली देखिए कानून का संरक्षण करने के लिए है FIR लॉन्च करेंगे। या जो हमारा पुराना समाज था उसमें पंचायती राज था। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मैं रहा हूं जज 7 स्टेट में, जब आसाम में गुवाहाटी में था, वहां क्या है, लोकल गवर्नमेंट के लोकल लॉ चलते हैं, जुडिशियल सेपरेशन नहीं। आपने कहा FIR लॉन्च करेंगे, FIR लॉन्च पहले ही बता दिया कि पुलिस तो काम ही नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए काम नहीं करती है। देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है दो परिस्थितियों में। आज कानून, पहले क्या होता था, FIR लॉन्च की, FIR लॉन्च नहीं हो रही है। कानून में जाइए आप, उसमें 154-56 में आप जाइए, उसके बाद डायरेक्शन देना पड़ता था। आज FIR छोटी छोटी बातों को रही है, क्राइम बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है क्राइम बढ़ रहा है। एक बार देखिए, हमारे कौल साहब को पता होगा, यूपी में 1971 में जब माननीय श्री चरण सिंह साहब की सरकार थी, तो वो देखिए निगवेंद्र सिंह सक्सेना साहब IG हुआ करते थे, उसमें DGP नहीं हुआ करता था। एकदम से उसमें कई सौ गुना जब बढ़ गया FIR, उसमें क्राइम, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है सक्सेना साहब? उन्होंने कहा जनाब ऐसा नहीं है, पहले FIR लॉन्च नहीं होती थी, शिकायतें नहीं सुनी जाती थी, और इसके बाद इतना ज्यादा पुलिस में एक्सपेंशन होगा, आप साक्षी होंगे। सारे लोग इतनी ज्यादा, कई हजारें पोस्ट बनाई गई, लाखों पोस्ट। देखिए, मैं बताएं, आपको अवेयरनेस होना है, आप लीगल अवेयरनेस नहीं करेंगे। शिक्षक अगर सही पढ़ाए, अगर स्टूडेंट सही चीज अगर ग्रहण करे, देश के बारे में जानकारी हो, संविधान के बारे में जानकारी हो, कानून के बारे में बेसिक शिक्षा, इसीलिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनी हुई है। जागरूकता की जरूरत है, जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आप नहीं समझ सकते। आपके पास आते हैं, आप बताएं, आप जूना अखाड़े से हैं और सनातन हिंदू धर्म की गुरु हैं। धर्म और जातिवाद का जहर हमारे समाज में उन्माद फैलाता है, जिसका असर समाज में समय समय पर देखने को मिलता है। आखिर कैसे भीड़ के इंसाफ में जातिवाद के उन्माद पर नकेल लगाई जा सकती है? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसके लिए
एक मुहिम चलानी चाहिए। लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है और गांव-गांव में जाके, क्योंकि ज़्यादातर जो अनपढ़ लोग हैं वही भीड़ में सम्मिलित होके और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो उन बीचों में जो धर्म गुरु का कार्य ये होना चाहिए कि गांव-गांव जाके और उनको काउंसलिंग करे, उनके अंदर जो बैठी हुई है जाति प्रथा, धर्म प्रथा, वो हटाना चाहिए। ऊंचा और नीचे का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें रिजवी साहब का भी रिएक्शन ले लेते हैं। जी सबसे पहले तो डिबेट अगर ऐसी हो कि जो वाकईन हमारे हिंदुस्तानी समाज को एक मैसेज दे सके तो इससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि टेलीविज़न की डिबेट ज़्यादातर या तो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ होते हैं या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ज़रूरत इस किस्म की डिबेट की थी जहां हमारे जजेज़ और जहां हमारे पुलिस के आला अधिकारी और जहां हमारे सोशल सर्विसेज के लोग, धर्म के लोग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग मौजूद होकर अपनी राय पेश करते हों। मैंने 18 साल पहले एक जुमला कहा था और वही जुमला मैं आखिर में यहाँ कहना चाहूँगा कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हिंदुओं के भगवान को ईश्वर कहा जाता है, उनके अवतार को राम कहा जाता है और उनकी किताब को रामायण कहा जाता है या गीता कहा जाता है। मुसलमानों के ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, उनके प्रॉफिट को, उनके अवतार को रसूल कहा जाता है और उनकी किताब को कुरान कहा जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज का मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। आज का मुसलमान रसूल को मानता है, रसूल की नहीं मानता। आज का मुसलमान कुरान को मानता है, कुरान की नहीं मानता। और बड़ी विडंबना और बड़ा अफसोस कि आज का हिंदू भी ईश्वर को मानता है, ईश्वर की नहीं मानता। अवतार को मानता है, राम को मानता है, राम की नहीं मानता। वो गीता को मानता है, गीता की नहीं मानता। जैसे घंटों हमारी बातें सुनने के बाद कोई कहे कि मौलाना या गुरुजी हम आपको तो मानते हैं, आप की नहीं मानते। तो इस मुल्क को चलाने के लिए और मोहब्बत की फ़िज़ा के लिए सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, की को मानना पड़ेगा। ये बहुत बेहतर बात आपने यहाँ पर करी और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें एक अच्छा मैसेज यहाँ से गया है और उम्मीद करते हैं इस पर वो अमल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अगला सवाल आपसे कौल साहब ले लेता हूँ। आप ये बताएं कि क्योंकि ये सवाल कानून के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, झारखंड में भीड़ तंत्र की ढेरों तस्वीरें सामने आई हैं। मामला जमशेदपुर में बच्चा चोरी का हो या फिर गिरिडीह में मृत जानवर के शव को देखने के बाद हुई हिंसा का, इन मामलों में भीड़ के सामने प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और तो और ये भीड़ पुलिस वालों पर भी हमला कर देती है। उसमें कई बातें सामने हैं कि ये हरकतें जिस तरह से आपने बयान की हैं उस पर पुलिस का क्या रोल रहा है। चीज़ ये है कि आज कानून जो है वो उसका डर ख़त्म हो गया है। लोग समझते हैं कि कानून का उल्लंघन करके भी वो आगे बढ़ सकते हैं और कानून क्यों नहीं काम कर रहा उसके भी कई पहलू हैं। कुछ पहलू हम लोगों ने आज इस बातचीत में सामने पेश किए हैं। तो एक चीज़ और भी है कि जो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से कानून की मशीनरी नहीं बढ़ रही। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आदिवासी एरिया में शिक्षा की कमी है, जिसके कारण झारखंड में देखिएगा ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट है, जिसके कारण वहाँ शिक्षा के अभाव में लोग इस तरह का घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो भी बात है, वो भी है कि जो लोग है पढ़ाई जो है अभी हर इलाके में नहीं जा सकी है। पर एक जो है हमने ये देखा है कि चाहे आदमी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कुछ चीज़ों में वो जो है वो फ़र्क निकाल लेता है। वो जानता है कि सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है, बुराई कहाँ है और वो जो है वो एक रास्ता निकालता है जिससे कि वो अपनी जान भी बचाता है और अपने समाज की भी जान की रक्षा करता है। हर धर्म में जो है वो अगर वो पनपा है धर्म तो उसमें जो है वो यही बात आई है कि सबको प्रेम के साथ लेकर आगे बढ़ो। मुझे तो असल में बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दिन मैं पढ़ रहा था पुराने एक इतिहास की, भारतीय इतिहास की पन्ने में, बादशाह अकबर ने जो है अपने जो डिपार्टमेंट्स में जो हिदायत दी थी जब वो राज करते थे, उसमें एक हिदायत बड़ी अजीब थी और बहुत मुकम्मल थी। उन्होंने जो था वो ये आदेश दिया अपने जितने वहाँ स्टेट गवर्नर्स थे और जो अफसर थे कि हिंदुओं की गाय की रक्षा जो है
उसका आदर करो, और गाय वध जो है उसको ना पनपने दो। अब देखिए कहाँ तो अकबर जो सारे भारत देश पे राज कर रहा था, उसको ये महसूस हुआ कि अगर मुझे राज करना है तो मुझे सारे जितने तरह तरह के समाज हैं सबको एकत्रित करके उनकी अपनी अपनी पद्धतियों को आदर करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये भी दर्शाता है कि हो सकता है कि बादशाह अकबर से पहले गाय वध की जो समस्या थी वो तभी भी प्रचलित थी, और ये उन्होंने जब आदेश दिया है तो ये उस तरफ नज़र डालता है कि वो चाहते थे कि देश में भी गाय रक्षा जो है उसका जो है आदर हो। मिश्रा जी, सुनहरे भारत के निर्माण के लिए देश में किस तरह का माहौल जरूरी है और किस तरह की कोशिश हर आदमी को करनी चाहिए, और इसके लिए सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, सरकार से जो उम्मीदें हैं वो एक मॉडल जो रूलर होना चाहिए वो सभी का ख्याल रखे। देखिए, उसके लिए भी संविधान के दायरे बने हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम इंसानियत को बरकरार रखें, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जैसा आप शिक्षा ग्रहण करेंगे वैसे इंसान बनेंगे, और ये भी ज़रूरी है कि हम अच्छे नागरिक बन के एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगाएं। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि देखिए, हम भाई सारे धर्म का हम सम्मान करें, सारे लोगों का सम्मान करें। देखिए, जहाँ धर्मगुरु की बात आती है, सब धर्म में देखिए एक बात आस्था की गई थी, देखिए सबका मालिक देखिए एक ही है। पद्धति अलग हो सकते हैं, नाम उनके अलग हैं। ये सब धर्म के बाद हमारा सनातन धर्म तो यही सिखाता है कि आप पूरा प्रभुमय यानी भगवानमय बन सकते हैं। देखिए, इसमें यह है अपचेत दुराचारो भजते नान्य मनवत, गीता कहती है कितना बड़ा देखिए दुष्ट हो पापी है, भक्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। देखिए, भक्ति मार्ग से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक देश को चलाने के लिए जरूरी है, देखिए, सर्वे भवन्ते सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? हर हाथ को चाहिए काम, हर इंसान को चाहिए रोटी, हर इंसान को चाहिए अमन चैन विश्राम। इसमें सारा आपका सिद्धांत जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आ गया। ऋग्वेद कहता है लेट नोबल थॉट्स कम्स टू अस फ्रॉम एवरी साइड। वो अच्छे विचार बनाता है, अच्छे विचार सम्मान करें और अच्छे विचार ले आएंगे। हम देश के प्रति प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति स्नेह सौहार्द का वार्ता बनाएं। और सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? मैसेज, जहां जहां हैं आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार यथासंभव ठीक ठीक समय से काम करने का प्रयत्न करें। चलिए, आखिर में समय की एक सीमा है और समय समाप्ति की ओर आ चुका है। प्रोग्राम वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके पास आना चाहता हूं एक एक करके, और बहुत छोटे छोटे आपसे कंक्लूडिंग कमेंट चाहता हूं कि आप कोई मैसेज देना चाहें, अगर कुछ कहना चाहें। आपसे शुरुआत करते हैं। मैं अपनी बात कह चुका था मोहसिन साहब, मगर आपने फिर दोबारा मुझसे पूछा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पड़ी जब अपनी बुराइयों पे नज़र तो नज़र में कोई बुरा ना रहा। इंसान अगर अपने आप पर गौर कर ले और वो ये देख ले कि वो कैसा है, तो यकीन जानिए वो सबका एहतराम करना शुरू कर देगा। और देखने वालों से मैं यही कहूँगा, अमल करने के पहले सोच लो। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसे थप्पड़ मारने से पहले सोच लो। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसे गाली देने से पहले सोच लो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारा दिल नफरत के लिए नहीं मोहब्बत के लिए बनाया है। आशु जी, गौरक्षकों से एक ही अपील करूँगा कि ध्यान रखकर चलें और कानून के तहत और अपना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम करें। ये जो मॉब लॉन्चिंग का मामला आ रहा है, ये जो भी हैं ये लोग करने वाले, कम से कम इन लोगों से दूर रहें, और अगर कोई भी इस तरह का नज़र में आता है तो उसको भी बंद करवाएं। मैं तो ये बोलूँगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि आत्मा ही परमात्मा है, और जब हम इस शरीर को त्यागते हैं, पता नहीं हम हिंदू के घर में जाएंगे जन्म लेंगे या मुस्लिम के घर में जन्म लेंगे। तो इसीलिए सभी आत्मा से प्रेम करें और इस देश से प्रेम करें, यही मेरा संदेश। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि सोसाइटी में किसी के भी जो दूसरे जो समुदाय है उसमें नफरत की भावना न भरी जाए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसको गौर अच्छा से मॉब लिंचिंग को जोड़ देना, मुझे लगता है कि जो बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है जो वायलेंस का, उसको नैरो कर देना होगा। हमें सिर्फ यहाँ नहीं देखना चाहिए। देखिए, हम भगवान के अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन।
ईश्वर अंश जीव विनाशी। भगवान कौन है? वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम उसको प्राप्त करने के लिए इसलिए हर समय जो काम करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। उसके लिए प्रेम, उसका नाम प्रेम है। हम उसके अंश हैं, उसको भगवान को चाहेंगे। इसलिए अगर वो भगवान प्रेम स्वरूप है तो हम प्रेम को ही फैलाएं। प्रेम से ही हम सब कुछ होगा, अमन चैन फैलाएंगे, अच्छे इंसान बने। और भारत की जो धरोहर है, परंपरागत जो विशारद, जो हमारी एक धरोहर है, प्रवाह है हमें अच्छे बनने का, वो हमें बनने का प्रयत्न करना है। अपने आप अमन चैन आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आम जनता जो है इस देश के कानून को जो है उसको आदर करे, उसका इस्तेमाल करे, और जहां भी कहीं इस तरह से अंसर जुदाव देखते हैं कि वो एक दूसरे इंसान को जो है तंग कर रहे हैं, तो वो अपना हक जो है एक इंसानियत का उसमें वो डाल के और ये ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण को फिर से कायम रखें। इतना ही मुझे कहना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आप सब लोग प्राइम न्यूज के स्टूडियो आए, अपनी बातें दिल खोलकर हमसे बातें करी, अपनी राय रखी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो मुद्दा था बहुत ही महत्वपूर्ण था, हमारे और आपके परिवार से जुड़ा हुआ था, हमारे समाज से जुड़ा हुआ था। एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कहीं भी किसी भी धर्म में इस चीज की अनुमति तो कतई नहीं है कि आप जाएं और किसी की जान लें। तो अगर कोई धर्म के नाम पर जान लेने की बात करता है तो ये सरासर गलत है। तू याद रख नसीहत कि मोहब्बत की ये सदा कल भी राहें हिंद में ऐसे धड़कता ही रहेगा। आज कई धड़कनें खामोश हैं, कई जिंदगियां यादों में जा बसी हैं। ये बेकसूर थे, फिर भी इनका गुनाह यह था कि उन्मादी भीड़ इनकी राहों में आ गई थी। वो भीड़ जिसके सिर पर सवार था मौत का नशा, अब इनकी यादों में रिश्तों के धारे आंसू बनकर बहते हैं। जिसके साथ बहती है भारतीय चिंतन की रसधारा, भारतीय दर्शन का सार बह रहा है तो देश की तकदीर भी बह रही है। ऐसे में अब डर इस बात का है कि कहीं यह देश उन्मादी विचारों का असीम रेगिस्तान न बन जाए, जिसमें कभी दर्शन और विचार की एक बूंद भी नहीं बरसेगी। इसलिए भारत का भविष्य देखना होगा, जिसकी जिम्मेदारी हम सभी की है, वरना यह उन्मादी भीड़ इस देश को बंजर और रेगिस्तान बना देगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौत के गर्म थपेड़े होंगे, शमशान की वीरानी और सन्नाटा होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा किसी और अहम मुद्दे के साथ और खोलूंगा जिंदगी के कुछ और पन्ने। तब तक आप देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक